Hello students, I am Dr. Seema Singhal, Associate Professor in Commerce, MDST Girls College, अम्बाला सिटी। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर है मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। इस चैप्टर के 2 पार्ट की वीडियो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। अब थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में कुछ हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उसका भी थर्ड पार्ट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल आपको बताए थे, स्टॉक के 5 लेवल्स बताए थे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल। इसके फॉर्मूलाज भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किए कि कैसे हमने रीऑर्डरिंग लेवल का फार्मूला जनरेट किया। मिनिमम मतलब हमने एक कंसेप्ट आपको बताया कि कैसे हम ये फार्मूलाज को जनरेट करते हैं और लर्न करना उससे हमें ईजी हो गया। अब उन फार्मूलाज को ध्यान में रखते हुए ही हम अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उस एग्जांपल्स को हम अपने पहले फार्मूलाज अगर हमें लर्न होंगे तो कोई भी एग्जांपल हमें करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए पहले आपने फार्मूलाज लर्न करने हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 मटेरियल्स एक्स एंड वाई आर एम्प्लॉयड एज अंडर। उसमें हमें मिनिमम यूसेज दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी है, नॉर्मल यूसेज दे रखी है 50 यूनिट पर वीक, ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे रखी है 300 यूनिट, 500 यूनिट्स, और रीऑर्डरिंग लेवल दे रखा है 4 to 6। इसका मतलब क्या होता है कि 4 to 6 यानी मिनिमम पीरियड 4 वीक्स का है और मैक्सिमम पीरियड 6 वीक्स का है। कि हो सकता है 4 वीक्स में सामान आ जाए, हो सकता है 5 में आए, लेकिन मैक्सिमम 6 वीक्स तक आपके सामान पहुंच जाएगा। ये है एक्स के बारे में। वाई के बारे में अलग है, वो है 2 to 4 वीक्स। तो हमने इस हिसाब से हमारे पास ऑर्डरिंग पीरियड दे रखा है। अब हमने क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है वो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल एंड एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रीऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डरिंग लेवल दोनों इसे कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हम देखेंगे 75 यूनिट्स है, वो लिखेंगे। ईच यूनिट पर वीक है, आप ये लिखेंगे, इनटू आपका मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ पर 6 है तो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 450 आ गया। सेम ये वाई में भी हमारा मैक्सिमम इतना है, लेकिन हमारा मैक्सिमम जो पीरियड है वो 4 वीक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम 300 यूनिट्स। उसके बाद है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए सबसे हमें चाहिए होता है रीऑर्डरिंग या ऑर्डरिंग लेवल, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसमें से हम नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड माइनस कर देते हैं। अब नॉर्मल कंजम्पशन किसे लेते हैं, या तो नॉर्मल कंजम्पशन हमें दे रखी हो तो भी ठीक है, अगर ना दे रखी हो तो मिनिमम और मैक्सिमम यूसेज की एवरेज को हम नॉर्मल कंजम्पशन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें रीऑर्डरिंग लेवल 450 दे रखा था, उसमें से हम मिनिमम आपकी नॉर्मल कंजम्पशन 50 है, उसमें से उसको मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है, वो तो हमें नहीं गिवन, पर हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे नॉर्मल कंजम्पशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा 5 आ गया। तो 450 - 250 = 200 यूनिट्स। ऐसे ही हम वाई का करेंगे, 300 - 50 इंटू, अब इसका एवरेज 3 कैसे आया, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3 आया। तो 300 में से हम 150 माइनस करेंगे तो इट विल कम 150 यूनिट्स। तो हमारे पास मिनिमम लेवल आ गया। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये हमें सब कुछ गिवन है, इस 2 चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं और एक चीज़ सॉल्व कर ली है, 450 हमने रीऑर्डरिंग पीरियड सॉल्व कर लिया। जो हमारी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो हमें दे रखी है 300, वो ऐड करेंगे, माइनस इसमें क्या करना है हमने मिनिमम कंजम्पशन कितनी है हमारी 25 यूनिट्स की, और मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड आपका 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 + 300 750 आया, माइनस आपने 100 किया तो 650 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हमें वाई का सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में या तो हम मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी हो तो हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 200 यूनिट प्लस जो हमारा रीऑर्डरिंग लेवल है 300 यूनिट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 + 150 350 आया। ऐसे ही आपका दूसरे का आया, जो आपका इसमें मिनिमम लेवल है वो आपने 150 कैलकुलेट किया था, प्लस 500 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 250 आया, तो 150 + 250 आपका 450 आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों को एक टेबल बना लेंगे। देखो बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, पर अगर आप प्रॉपर टेबल बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मार्क्स भी पूरे आएंगे और आपको खुद को भी करने में अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, एवरेज डेली कंजम्पशन, कि आपकी डेली की कंजम्पशन कितनी है 24 यूनिट्स की।
फिर कहता है यूजुअल टाइम टू ऑब्टेन सप्लाई विद नॉर्मल रूटीन में हमें अगर सामान चाहिए, नॉर्मल पीरियड जो है वो 2 वीक्स का है। अब 2 वीक्स को उसने ब्रैकेट में कर दिया, दैट इज़ 12 वर्किंग डेज, यानी मेंशन किया है कि एक हफ्ते में 6 दिन लिए हमने, 7 दिन नहीं। तो आपको जहाँ पर डेज लेने होंगे तो आप 12 लोगे, वहाँ पर 2 नहीं 14 नहीं लोगे। 2 वीक्स के मतलब एक वीक में 6 लोगे और 2 वीक में 12 लोगे। फिर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इन ए मंथ ऑफ 4 वीक्स, यानी कहता है 4 हफ्ते की रिक्वायरमेंट 800 यूनिट है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक हफ्ते की रिक्वायरमेंट कितनी है। एक हफ्ते की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाएगी 200 यूनिट्स, 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट इन दिस पीरियड नॉट फॉल बिलो 400 यूनिट्स। ये मैंने अपने आप लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मीन्स पीरियड ऑफ 4 वीक्स, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था इन दिस पीरियड। दिस पीरियड मतलब ऊपर वाले से रिलेटेड कि 4 हफ्ते की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 400 यूनिट्स है। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज हमें दे रखा है 40 डजन, जो हमें EOQ मेंशन कर रखा है, यानी इकोनॉमिक क्वांटिटी जो हमें रीऑर्डर क्वांटिटी होती है वो हमें 40 डजन दे रखा है। अब आपको इसमें भी पॉइंट ध्यान रखना है कि 40 ओनली नहीं दे रखा, साथ में डजन लिखा हुआ है। टाइम सफिशिएंट फॉर इमरजेंसी सप्लाई, कि अगर हमें इमरजेंसी में सामान मंगवाना पड़े तो 2 दिन लगेंगे हमें कोई भी सामान को मंगवाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट इन दिस पीरियड है आपको 400 यूनिट आपको दे रखी है। तो अब आपने क्या करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 400 यूनिट्स है। अब आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें दे रखी है कि कहता है कि 400 यूनिट्स है। अब ये 400 यूनिट 4 वीक्स की है, तो 4 वीक्स की है, इसका मतलब है कि 1 वीक की 100 यूनिट्स हो जाएगी, 2 वीक्स की 200 यूनिट्स। ये हमने खुद से पहले सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही मैक्सिमम कंजम्पशन 1 वीक की आपकी 800 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी 200 हो जाएगी। अब हमें ऑर्डरिंग लेवल निकालना है। हमारा फार्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड हमें मैक्सिमम कितना दे रखा है, कहता है यूजुअल टाइम टू ऑब्टेन सप्लाई 2 वीक्स है, तो यानी 2 वीक्स हमसे ज़्यादा काम टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी लेनी है, यहाँ पर 200 लेनी है, 800 नहीं, क्योंकि उसने 4 वीक्स की बात बताई है। यहाँ पर ये गलती करते हैं बच्चे, तो 200 इंटू 2 वीक्स करेंगे 400। अब मिनिमम लेवल हमने निकालना है, उसका फार्मूला क्या था, ऑर्डरिंग लेवल जो हम निकाल चुके हैं 400 माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन का मतलब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन यानी डेली कंजम्पशन आपकी क्या है 24 यूनिट्स, लेकिन ये डेली की है, एक दिन की। तो अब हमारे पास दिन कितने हैं 12, क्योंकि यूजुअल टाइम टू ऑब्टेन सप्लाई हमें कहते हैं एवरेज लीड टाइम, किसी भी सामान को मंगाने में हमें कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन, यानी 2 हफ्ते का मतलब 12 दिन। तो 24 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 माइनस 288 करेंगे तो हमारे 112 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया 400, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, वो कितनी है 40 डजन, पर हम डज़न को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स में, उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम पीरियड। अब मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपका कितना है, वो भी 2 वीक्स है। एक दिन की आपकी मिनिमम कंजम्पशन हमने निकाली थी 100, तो एक वीक की 100 है, तो 2 वीक की कितनी हो जाएगी 200। तो 400 प्लस 480 माइनस 200, ये आपका आंसर आ जाएगा 680। ठीक है जी। उसके बाद डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। वो हमें कहा था कि उसने 2 दिन लगते हैं, तो एक दिन का हमें सामान चाहिए होता है 24 यूनिट, 2 दिन में हमारे पास सामान आएगा। इसका मतलब जब 48 यूनिट हमारे पास रह जाएंगे, 48 यूनिट्स, तब हमारा डेंजर लेवल होगा। अगर इससे कम हमारा प्रोडक्ट गया और हमारे पास सामान ना हुआ तो हमें वहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको 3 या 4 आइटम्स निकालने को कही होंगी। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और समझ आ चुकी है कंसेप्ट की, तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, 3 टाइप ऑफ मटेरियल आपके पास ABC। अब इसमें ABC रॉ मटेरियल दे रखा है, उसकी यूसेज पर यूनिट दे रखी है 632, ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे रखी है तीनों की, प्राइस पर यूनिट दे रखा है, डिलीवरी पीरियड दे रखा है 2 से 4, 3 से 5, 4 से 6। उसके बाद ऑर्डरिंग लेवल दे रखा है,
और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर मिनिमम लेवल 2 का नहीं दे रखा और रीऑर्डरिंग पीरियड 1 का नहीं दे रखा, यानी सी का। तो हमें जो चीज़ नहीं दी हुई है हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसने पूछ भी लिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी करेंगे। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमारा फार्मूला पहले हमें ध्यान होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल हमारा, इसमें रीऑर्डर लेवल कितना दे रखा है ये हम चेक करेंगे। रीऑर्डर लेवल ये दे रखा है बी का, बी की लाइन में देखो 2850 ये लिखा हमने 2850 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बी की लाइन में 3000 ऐड करेंगे माइनस। अब हमें देखना है मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन का मतलब मिनिमम वाले में देखो पीरियड में आपको क्या दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन ये नीचे दे रखी है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 150 टू 250 यूनिट्स एवरेजिंग 200 और द फॉलोइंग। अब कहता है वीकली 150 से 250 यूनिट्स है। अब 150 से 250 का मतलब क्या है कि एक यूनिट जो है वो आपका मतलब मिनिमम 150 है और जो मैक्सिमम है वो 250 है। एक तो ये बात हुई। अब क्या कह रहा है उसके बाद, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब हमने एक यूनिट बनाना है तो हमारी यूसेज क्या है, एक यूनिट बनाने के लिए 6 किलो लगता है। अब हमें सारा कुछ केजी में निकालना है ना, ये भी केजी में दे रखा है क्वांटिटी, वो भी केजी में दे रखी है ये भी, तो हम इसे केजी में, यहाँ दे रखे हैं यूनिट और ये है केजीज की कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे 150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाले से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 3 दे रखा ना, 3 से 150 इंटू 3। अब हमारा मिनिमम पीरियड क्या है 3 to 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारा क्या होगा 2850 प्लस 3 830 माइनस 1350 कैसे आया 150 इंटू 3 इंटू 3 तो आपका 4500 यहाँ पर आ गया। उसके बाद दूसरा कहता है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए हमारा फार्मूला क्या था, ऑर्डरिंग लेवल में से नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग नॉर्मल। अब हमारा ऑर्डरिंग लेवल हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है 4800 रुपये, हम ये 4800 रुपये लेंगे माइनस। अब हमारा है नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2। 400 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 200। अब हमारा दूसरी बात, क्योंकि ये 200 आया लेकिन ये है किसका ए का, ए को हमने ये हमारा यूनिट्स में है, इसे हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई किससे करना है नॉर्मल पीरियड से। नॉर्मल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 3 वीक्स। समझ आ रही है बेटा आपको बात। आपने ये बात क्या ध्यान रखनी है कि पहली बात ये यूनिट्स में दे रखा है ये वाला पॉइंट, और ये हमें इसको किस में केजीज में कन्वर्ट करना है, तो ये तो कन्वर्शन का हो गया। दूसरा ये है पीरियड कैसे निकालना 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास आ गया 4800 माइनस 3600 इज इक्वल टू 1200 kg। ये मैंने निकाल के भी बता रखा है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे। फिर उसने तीसरा पूछा है रीऑर्डरिंग लेवल ऑफ सी। उसका फार्मूला हमारा सिंपल है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन हम देखेंगे कितनी है 250 यूनिट्स की, लेकिन 250 यूनिट किसके सी के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 250 इंटू 4। अब ये उसके बाद हमारा मैक्सिमम पीरियड हम देखेंगे सी के सामने कितना दे रखा है 6, तो हम 6 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू 4 इंटू 6 आपका आ जाएगा 6000 यूनिट्स। क्लियर है बेटे। उसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में हमने क्या करना है, हमारा फार्मूला क्या है कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक लेवल हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, मिनिमम स्टॉक लेवल हमने कैलकुलेट किया था अभी 1200 प्लस हमारा अब रीऑर्डर क्वांटिटी ए का पूछा है 6000 है, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 6000 है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1200 प्लस 3000 इज इक्वल टू 4200। तो यानी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ मिसिंग है। अब आपने इस क्वेश्चन में केजीज और यूनिट दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा एक सेकंड पार्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो आप ये कंसेप्ट समझो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब, पहले तो क्वांटिटी का मतलब समझो, ऑर्डर का मतलब समझो इकोनॉमिक का मतलब जब से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो वो इकोनॉमिक है। ऑर्डर यानी ऑर्डर करते वक्त कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि हमें सबसे ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो, रेट भी कम लगे, ऐसी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करनी है, यानी बैलेंस आपको तराजू बना के दिखाया।
अब हम कहते हैं कि लेवल ऑफ वो इन्वेंट्री जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम है उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अब कॉस्ट कौन सी, दो तरह की कॉस्ट होती है कि जब हम सामान मंगवाते हैं तो हमें या तो ऑर्डर करते हैं हम, सामान आता है हमारे पास, और दूसरा जब सामान आ जाता है उसे रखना होता है। तो हमें दो तरह की कॉस्ट इसमें बियर करनी पड़ती है, एक कैरिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो अब मान लो मेरे को सारे साल में जितनी यूनिट्स की ज़रूरत है मुझे वो सारा सामान मंगवाना पड़ेगा, उस सामान को मुझे रखना भी पड़ेगा। जब मैं उसे रखती हूँ संभाल के तो वो कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, स्टोर में रखा जाता है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट। अब उसको सामान को मंगवाने में जो मैंने पैसा लगाया उस पैसे का जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ वो भी उसकी कैरिंग कॉस्ट है। हैंडलिंग करने की उसकी क्लैरिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस की, या चोरी हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाता है, या स्टोर कीपर मैंने रख रखा है, ये सारा खर्चा मेरा किस में आ जाता है, कैरिंग कॉस्ट में। यानी अगर मैंने जब भी सामान मंगवाना है तो मैंने ये सारा खर्चा ध्यान में रखते हुए सामान मंगवाना है। उसके बाद आपके पास आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है मैं सामान में एक बार में मंगवाऊँ तो मुझे कितना खर्चा आएगा, और मैं 5 बार में मंगाऊँ तो कितना आएगा, 10 बार में मंगवाऊँ तो कितना आएगा। क्योंकि ऑर्डर करने के लिए भी हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की तरफ होके जाना पड़ता है, जैसे कोटेशन मंगवानी है, पेपर वर्क है, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन लगेगी, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, पोस्टेज का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको सामान को लेके आए हैं रिसीव करने का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगी। इसका मतलब जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब आपके पास एक और बात है कि इसका एक फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट, एक कैसे डिराइव किया गया फॉर्मूला वो मैं पहले समझा देती हूँ आपको। इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तब होगी जब हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होंगी। यानी क्योंकि देखो सामान तो मान लो मैंने 10,000 यूनिट मंगाना है, 10,000 यूनिट 5 रुपये का है तो 50,000 रुपये तो मुझे लगेंगे। खर्चे में फ़र्क कहाँ आएगा कि मैं उसे एक बार में मंगवा रही हूँ तो खर्चा कितना आ रहा है, या उसे रख रही हूँ तो खर्चा कितना आ रहा है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क कहाँ पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट में और ऑर्डरिंग कॉस्ट में। तो जहाँ पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है, मैंने अभी आपको पिक्चर में भी बताया ना कि जहाँ दोनों बैलेंस हो जाती हैं तब आपकी वो वाली क्वांटिटी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मानते हैं। तो जहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है कि जितने हम ऑर्डर देते हैं एक ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी है, तो हमने उसे कहा नंबर ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने OC लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ ऑर्डर अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मान लो मेरे को 10,000 यूनिट की जरूरत है, उसे एनुअल रिक्वायरमेंट कहेंगे पूरे साल की, और मैंने जितने ऑर्डर मंगवाए, जितने एक बारी में एक ऑर्डर का साइज़ आया, मान लो मैंने 2,000 एक बार में मंगवाए तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे 5 हो जाएंगे। तो 5 बार मैंने वो सामान मंगवाया, ठीक है, ऑर्डर 2,000 मंगवाए थे, 10,000 बटा 2,000 करा तो 5 आए। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि एनुअल रिक्वायरमेंट बटा ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये मेरा पहला फार्मूला आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का। दूसरा मैं निकालती हूँ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है मुझे उस सामान को रखने में, रख रखाव करने में जितना खर्चा आएगा, या उसको उसके ऊपर जो मैंने पैसा लगाया उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये सारा आएगा, इंश्योरेंस वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप ये क्यों कह रहे हो मैडम कि एवरेज इन्वेंट्री तो हमने जब सारी रखी हुई है वहाँ पर तो मुझे तो सारी इन्वेंट्री लेनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखिए सपोज मैंने किसी अपने स्टोर में सामान रखा हुआ है, मंथ के स्टार्टिंग में मेरे पास 1000 यूनिट रखे हुए हैं। अब अगले दिन मैंने उसमें से 5 यूनिट यूज़ कर लिए, फिर 10 कर लिए, फिर 15 कर लिए, ऐसे करते करते डेली की जो उसकी इन्वेंट्री है वो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो हम सारा का सारा स्टॉक थोड़ी उसको कैरी करते हैं, हमारा स्टॉक वो यूज़ भी तो होता रहता है, हमने सिर्फ उसको रखने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, हमने उसको यूज़ भी करना है। तो इसलिए हम ऐसे में उस जो इन्वेंट्री है उसकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने का मतलब है जितना भी हमारा क्वांटिटी होती है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑर्डर साइज़ को जो भी क्वांटिटी आपकी है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इनटू कैरिंग कॉस्ट को हमने CC ले लिया। तो अब हमारे ये पहले फॉर्मूले के हिसाब से, पहले इक्वेशन के हिसाब से हमने इन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हमने इक्वल कर दिया। यानी एनुअल रिक्वायरमेंट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जो क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड किया इनटू कैरिंग कॉस्ट। अब हमने क्या किया, 2 को यहाँ पर ले गए, 2 को AR से मल्टीप्लाई कर दिया और OC यहाँ पर है ही है, और Q हो गया, CC हो गया। अब ये CC को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया और ये Q का स्क्वायर हो गया। अब ये Q अकेला रखने के लिए हमने इसको
इधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो अंडर रूट बन गया। तो अब ये क्यों क्या है बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फार्मूला क्या बन गया 2AR इंटू OC डिवाइडेड बाई CC। अब इसको समझो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। इसको हम किस और भी तरीके से लिखते हैं 2AB/S। किसी बुक्स में कुछ लिखा होगा, ये तो आपकी अपनी एजम्पशन है, आपने उसको क्या लिखना है, लेकिन जो भी लिखना है वो मेंशन कर देना कि मैंने इसे A मानना है, B मानना है, U मानना है, कुछ भी मानना है, यूनिट्स मानना है, जो भी मानना है आपने उसे लिख देना है। तो AR क्या हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, जिसे हम A लिखते हैं। OC ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कई जगहों पर B लिखा होगा इसे, बाइंग कॉस्ट पर यूनिट। CC क्या होगा कैरिंग और स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। S भी लिखते हैं कई जगह इसे स्टोरेज के लिए, हमने CC कैरेज कॉस्ट कर दिया, कई जगह स्टोरेज कॉस्ट S लिखते हैं, तो वहाँ पर 2AB/S हो जाता है। तो उसके बाद ये तो हमारा फार्मूला हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड A/EOQ, और टाइम आफ्टर विच ऑर्डर, कितने टाइम के बाद हम इसे प्लेस करेंगे उसका भी हमारे पास फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और अगर मंथ्स में निकालना है तो 365 की जगह हम उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है मंथली कंजम्पशन 400 यूनिट की है, प्लेसिंग ऑर्डर 50 है, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट 5 है, और जो स्टोरेज कैरेंज कॉस्ट है 10% ऑफ इन्वेंट्री लेवल है। तो हम हमारे पास 2AB हमारा ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब एनुअल कंजम्पशन, अब कहता है मंथली कंजम्पशन 400। अब हमें खुद देखना है कि मंथली को हमने एनुअल में कन्वर्ट करना है 4800। बाइंग कॉस्ट हमें क्या रखी है, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट वो 50 दे रखी है एक यूनिट की। स्टोरेज हमें क्या रखा है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। अब इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है 10 रुपये, 10 रुपये का 10% 1 रुपये हो गया। हमने ये फार्मूले में से पुट किया तो 693 हो गया। और नंबर ऑफ ऑर्डर हम कितने प्लेस करेंगे, हमें पूरे साल में चाहिए थे 4800, उसे हमने 693 से डिवाइड कर दिया तो 7 पॉइंट समथिंग आया। लेकिन हमने क्योंकि एवरेजिंग मतलब राउंड फिगर करना था तो 7 ऑर्डर हमें पर ईयर करेंगे। ये हमारा एक इसका डायग्राम मैंने बना के बताया हुआ है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाते हैं आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है, लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो सामान को रखने का खर्चा है वो बढ़ता जाता है। जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही, मतलब इसमें क्या है कि एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 यूनिट है और हमें कहा हुआ है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो। तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पिछले क्वेश्चन के हिसाब से निकाल देंगे, लेकिन अगर हमें देखना हो कि वाकई में यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है तो आप और बाकी सभी चीज़ों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा बाकी और ऑर्डर करके देख सकते हो। जैसे 40,000 आपने ऑर्डर किया, 20,000, 13,000, अलग अलग ऑर्डर करके उसकी अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे। तो जब कैलकुलेट करोगे तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ही होगा। वहाँ पर आपको 2000 यूनिट अगर आप करोगे तो आपका खर्चा सबसे कम है। जैसे यहाँ पर 2000 यूनिट निकल गया, लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और चीज़ का ऑर्डर करोगे तो आपको उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद है स्टोर्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड। हम जब ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन था, प्रैक्टिकल पोर्शन हम कर चुके हैं। अब थ्योरी का है कि हम जब भी इस मटेरियल का ऑर्डर करते हैं तो हमें 2 तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें हम रिसीव और इशू का रिकॉर्ड रखते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। तो सबसे पहले बिन कार्ड समझिए। बिन कार्ड का क्या मतलब होता है कि स्टोर कीपर इसे मेंटेन करता है। इसमें क्वान्टिटेटिव रिकॉर्ड होता है पूरा कि कितनी क्वान्टिटी रिसीव हुई, रिसिप्ट कितनी है, इशू कितनी है, बैलेंस कितनी है। तो हम उसको मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब कुछ बिन कार्ड पे लिखा होता है। क्योंकि सामान ख़त्म हो गया या नहीं ख़त्म हो गया, हम कब ऑर्डर करेंगे, कितना हमारा लेवल कम रह गया या ज़्यादा रह गया, वो हम उससे बैलेंस से चेक करते रहेंगे। सपोज़ बैलेंस के हिसाब से मिनिमम लेवल पर हम आ गए हैं तो हम फिर ऑर्डर करेंगे, वो हमें सब बिन कार्ड से ही पता चलेगा। फिर स्टोर लेजर है। स्टोर लेजर जो है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है ये भी उसकी तरह ही है, बिन कार्ड की तरह, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक अमाउंट का कॉलम एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर स्टोर लेजर की सिमिलरिटी, बाकी सब सेम है, लेकिन प्राइजेस और वैल्यू ऑफ मटेरियल जो है वो बैलेंस के साथ साथ, तीनों के साथ साथ हमें लिखी होती है। तो ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करता है। तो ऐसे इन दोनों का डिफरेंस है, ये स्टोर कीपर करता है, ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करता है। और रिसिप्ट, इशू और बैलेंस दिखाया जाता है, इसमें क्वांटिटीज़ और वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं। और ये एंट्रीज जो है वो रिसिप्ट से पहले, इशू ऑफ मटेरियल से पहले की जाती हैं। ये जब हम एक्चुअल रिसिप्ट एक्चुअल में आ जाता है तब हम उसे मेंटेन करते हैं। बिन कार्ड जो है स्टोर में
में रखे जाते हैं, जबकि ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एंट्री को आप पोस्ट करते हैं यहाँ पर। इसमें हो सकता है कि कई ट्रांजैक्शन आप इकट्ठी पोस्ट कर दो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि फंक्शन स्टोर कीपर इसमें क्या क्या काम करता है, तो परचेज रिक्विजिशन जो डिपार्टमेंट में उसमें रीऑर्डर लेवल के लिए उसको ही बनानी पड़ती है, क्योंकि देखना पड़ता है कितना सामान बचा है और कितना अब उसने ऑर्डर करना है। और मटेरियल जो उसने रिसीव किया, रिसीविंग डिपार्टमेंट से प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का। मटेरियल अच्छी कंडीशन में रखेगा ताकि वेस्टेज कम से कम हो। और ये देखेगा कि स्टोर रिक्विजिशंस उसके पास इशू ऑफ मटेरियल में एंटर की हुई है कि नहीं हुई है, मिनिमम लेवल कितना है, ऑब्सोलीट स्टॉक कितना है, वेस्ट मटेरियल कितना हुआ, ये सब और सभी स्टोर डिपार्टमेंट के जो पर्सनस हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हमें बिन कार्ड बनाने की ज़रूरत है? तो हाँ, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फुल नॉलेज चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है, तो हमें बिन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हमें नहीं पता और हम वेस्टेज करते रहते हैं, हम सामान मंगवाते रहेंगे तो भी हमारे लिए ख़राब है। और अगर सामान ख़त्म हो गया और हमें आइडल बैठना पड़ा तो भी हमारे लिए ख़राब है। तो इसलिए बिन कार्ड बहुत ज़रूरी है। बिन कार्ड को से हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन स्टोर लेजर से भी वैसे हमें अपडेट मिलती है, लेकिन वो पीरियोडिकली अप किए जाते हैं। जबकि ये जो बिन कार्ड है वो आप पहले से ही उसमें ट्रांजैक्शन मेंशन कर देते हो। और ये भी कहा जाता है कि जो स्टोर कीपर है वो स्टोर लेजर भी मेंटेन करे, पर नहीं, जो स्टोर कीपर है वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में देखता है, और जो स्टोर लेजर है वो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के बारे में मेंटेन करता है। उसके बाद है स्टोर डिपार्टमेंट लोकेशन एंड लेआउट। इसमें हम देखते हैं कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो कैसे देखता है कि हमें जो स्टोर्स है वो जहाँ पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बिल्कुल आसपास होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो जितना कम होगा उससे हमारी मटेरियल की कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। तो स्टोर की पोजीशन इस तरह होनी चाहिए जो फैक्ट्री के पास हो या नियर टू रोड हो, जिससे या रेलवे स्लाइडिंग के पास हो, जिससे आने जाने का खर्चा मिनिमम हो सके। ठीक है, क्योंकि हम अगर बहुत हैवी चीज़ें अगर हम स्टोर के पास करेंगे तो हमें उसकी स्टोरेज का खर्चा कम करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि डिटेरियोरेट होता है वेदर कंडीशन की वजह से, अगर आप सामान इधर से उधर ज़्यादा लेके जाओगे तो वो उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। और जो स्टोर्स हैं उनमें भी रैक्स और बिन्स बने होने चाहिए ताकि हम इजीली एक्सेस कर पाएँ कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर पड़ा है। उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल है कि जब हमने सामान किसी भी डिपार्टमेंट को इशू करना है, स्टोर कीपर ने उसे इशू करना है, तो उसको पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए वो कहाँ पर कितना सामान किसे इशू कर रहा है, बिन कार्ड स्टॉक रजिस्टर में वो एंटर करें। तो एंटर करने के लिए सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे कि जब भी कोई भी मटीरियल कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होता है तो वो एक मटीरियल रिक्विजिशन स्लिप बनाता है, नोट, कि उसमें वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो अथॉरिटी देता है कि आप ये सामान इशू करवा सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्टोर कीपर है वो इशू करता है मटेरियल जब उसको मटेरियल रिक्विजिशन नोट मिलता है, तो उसमें क्या होता है डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर, बिन कार्ड नंबर, स्टोर लेजर नंबर, रेट, अमाउंट, तो रिसीव्ड बाय, चेक बाय, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर स्टोर कीपर के सिग्नेचर होंगे कि आपको इतने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और तब तक आप उसको सामान नहीं दे सकते। तो फॉरमैन जो अथॉरिटी है वो फॉरमैन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी जाती है, और जो रिक्विजिशन स्लिप है वो हायर अथॉरिटीज उसे साइन करती हैं। ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि जो क्वांटिटीज़ आपने जितनी दी है, बिल ऑफ वो एडवांस इंफॉर्मेशन है कंसर्न डिपार्टमेंट को आप बताते हो कि परचेज रिक्विजिशन से पहले कि आपको कितने सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, कोड नंबर, कितनी क्वांटिटी का क्या उसका रेट होगा, क्या अमाउंट होगा, वो स्टोर लेजर फॉलियो में आप उसे बता दोगे। उसके बाद है रिटर्न ऑफ मटेरियल। अब कई बार क्या होता है कि एक्सेस मटेरियल हो जाता है अगर किसी डिपार्टमेंट के पास, अब जिस डिपार्टमेंट के पास मटेरियल एक्सेस हो गया वो उसको रखेगा नहीं, वो उस मटेरियल को वापस कर देगा। तो रिटर्न नोट बनाएगा, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कोड, ऊपर रिटर्न नोट होगा कि ये मैंने सामान वापस किया है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस मटेरियल। कई बार क्या होता है कि जो एक डिपार्टमेंट के पास एक्सेस मटेरियल होता है वो अपना सामान दूसरे डिपार्टमेंट को भी शिफ्ट कर सकता है, तो जिस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट को जा रहा है उसकी डिटेल रख के वो उस डिपार्टमेंट को सामान शिफ्ट कर लेंगे। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि कितना इशू हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो हमें ये मटेरियल की पूरे टाइम की पूरी हमारे पास डिटेल आ जाती है कि एक्चुअल में हमारे पास एनालिसिस शीट होती है कि कितना मटेरियल अब हमारे पास है। उसके बाद है मटेरियल लॉसेस। ये हमारा जो पार्ट है ये मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। इसमें देखो मटेरियल लॉस दो तरह के होते हैं, एक विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है कि लॉस जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये हमारा लॉस हुआ, और वो लॉस जिसको हम देख नहीं सकते, जो इनविजिबल है, इवेपोरेट हो गया, वो उसे हम इनविजिबल लॉस कहते हैं। जो विजुअल लॉस है उसको हमने 4 तरह से डिवाइड किया, वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज में।
तो अभी मैं ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हो कि विजिबल जैसे 1000 और 1800 200 हुआ, फिर 1800 में से 1700 रेक्टिफाई हो सकता है, जो रेक्टिफाई नहीं हो सकता उसे हमने अलग कर दिया। फिर 1700 के भी दो पार्ट हुए, जो यूजेबल है अनयूजेबल है। जो अनयूजेबल है उसके भी दो हुए कि सेलेबल है और अनसेलेबल है। ऐसे यूजेबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। जिसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता वो स्पॉइलेज हो जाएगी, जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और जो अनयूजेबल है और सेलेबल है वो स्क्रैप हो जाएगा, जो सेलेबल नहीं है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेस्ट का मतलब है जो जिसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है। इट में भी विजिबल और इनविजिबल। जो दो तरह का वेस्ट होता है, एक नॉर्मल वेस्ट है, एक एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब लोडिंग में अनलोडिंग में जो आपका इवेपोरेशन से गया वो नॉर्मल वेस्ट है। एबनॉर्मल का मतलब एक्सीडेंट से या मिस हैंडलिंग से जो हमारा होता है वो एबनॉर्मल लॉस में आता है। और स्क्रैप मैंने क्या बताया, जो कि मतलब उसके जैसे हमने फर्नीचर बनाना है तो उसकी ट्रिमिंग, टर्निंग और पंचिंग करते वक्त, मोल्डिंग करते वक्त, बोरिंग करते वक्त, ट्रिमिंग करते वक्त कुछ वेस्टेज आएगी आएगी। और उसको हम स्क्रैप को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला है लेजिटिमेट स्क्रैप, इसका जैसे टर्निंग, बोरिंग का है। ये जो है पहले से ही पता होता है कि हमें कितनी होगी, लेकिन इसको भी कोशिश करनी चाहिए जितनी ये क्वांटिटी होनी चाहिए, वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें वेस्टेज ना हो, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये पर हमें पता होता है कि ये वाले वेस्टेज होएगी क्योंकि नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप के मेथड हमने चेंज कर दिया, पहले मैंने प्रोडक्शन मेथड कोई और था, अब मैंने कोई और रख दिया। फिर डिफेक्टिव स्क्रैप वो होता है कि अब नॉर्मल रीज़न से, जैसे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जैसे हम कई बार पेंसिल ले आते हैं, वो बार बार हम उसे शार्प करते रहते हैं और वो टूटती रहती है, वो डिफेक्टिव स्क्रैप है। ठीक है, इनफ या वर्कर अच्छा नहीं था उसकी वजह से वो स्क्रैप आया। फिर उसके बाद डिफेक्टिव्स हैं। डिफेक्टिव क्या होते हैं प्रोडक्ट के कि जिनको हम अगर उस क्योंकि हमारी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को उन्होंने मीट नहीं किया, अब हम चाहें तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रेक्टिफाई करने के लिए हमें कुछ उसके ऊपर एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। जो एडिशनल खर्चा करके उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है उसको हम डिफेक्टिव्स कहते हैं। फिर स्पॉइलेज है। स्पॉइलेज का मतलब है कि हम वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट नहीं कर पाए, लेकिन उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है, चाहे हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी करें। ठीक है, तो ये हमारी होगी स्पॉइलेज। अभी इसको आपने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर में आ सकता है, इस तरीके से आपने इसे लर्न कर लेना है। तो अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी होते हैं वो, और उसके बाद 15 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जैसे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको आप उस शॉर्ट में, वैसे मैंने तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया, आपने उसे शॉर्टली बताना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ABC एनालिसिस, ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट कैसे किया जाता है, रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे फिक्स की जाती है। अब इसको हम कैलकुलेट करने का, रीऑर्डर क्वांटिटी का रीऑर्डर लेवल में जो हमने फार्मूला लगाया था मैक्सिमम लेवल में, उसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय वेयर एनालिसिस, शॉर्ट नोट ऑन बिल्स ऑफ मटेरियल और स्टोर लेजर और बिल कार्ड में क्या फ़र्क है, ये पूछ सकते हैं। मटेरियल टर्नओवर रेशो क्या है, वो पिछले पार्ट में आपको बताई थी। परफॉर्मा फॉर परचेज रिक्विजिशन नोट, वो भी आपको पिछले पार्ट में बताया था। व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये भी हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द 3 टाइप ऑफ मटेरियल लॉसेज, जो हमें एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मटेरियल लॉसेज जो मैंने आपको भी बताए हैं 5 तरह के, उसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। मतलब अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में है तो हम थोड़ा ब्रीफली और शॉर्टली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मीन्ट बाय मटेरियल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव एंड एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल, या शॉर्ट नोट हमारे पास 4 या 5 तरह के आ जाएंगे। तो जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 5 पूछ सकते हैं। परचेज रिक्विजिशन नोट, गुड रिसीव नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, बिन कार्ड, इन 5 पर हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिखेंगे तो वो हमारा फुल क्वेश्चन बन जाएगा। द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय ब्रिंगिंग आउट द साइलेंट फीचर एंड एडवांटेजेस। तो हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की पूरी डिटेल बताएंगे और वाई वी नीड दैट सिस्टम ये बताएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमें उस तरीके से आ जाए कि डिफरेंस बताइए स्टोर और बिन में, ABC और वेद एनालिसिस में, फिजिकल स्टॉक टेकिंग और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा कंट्रोल में क्या फ़र्क है। फिर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके एडवांटेज लिमिटेशंस भी आ सकती हैं। बिन कार्ड, स्टोर कार्ड क्या होते हैं वो बताओ, उनका डिफरेंस क्या है, क्या बिन कार्ड नेसेसरी है, ये आ सकता है। फिर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, ये क्या होते हैं। या आप उसको वो सिंपल कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ स्टॉक, तो आप उसको उसके फॉर्मूला के साथ और कुछ थोड़ी सी एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
फिर व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, और ये कैसे, इसका पर्पस क्या है, ये हमारे क्या फ़ायदे में है। इन विच रिस्पेक्ट स्टोर लेजर डिफर फ्रॉम बिल कार्ड, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेड हैं क्योंकि घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे थे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए मैंने 3 बुक्स को कंसल्ट किया, एस पी गुप्ता और अजय शर्मा की वीके पब्लिकेशन की, आर के गुप्ता डिम्पल की, श्री नवमन पब्लिकेशन की, एम एल अग्रवाल साहित्य भवन पब्लिकेशन, और कुछ वेबसाइट से भी मैंने मटेरियल लिया, तभी ये हम पीपीटी बना पाए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट अगर आपको आता है, देन यू कैन कंसल्ट मी एट माई email ID. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।